स्वागत है आप सभी का। क्या अभी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, आप फर्स्ट हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग रोली, सुष्मिता, सुजय। सुजय के बाद प्रियंका, रोहित गुड मॉर्निंग। आ गया भाई, आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, बस उसी को ठीक कर रहा था, उसी में टाइम लग गया। जल्दी से आ जाओ। आशीष प्रणाम, गुड मॉर्निंग। प्रियांशु, मेरी फोटो आपको दिख रही है क्या? मेरी पिक्चर आपको दिख रही है या नहीं? अच्छा, वीडियो नहीं दिख रही है, चलो कोई बात नहीं, मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिए, शायद कैमरे का इशू है। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, अभी मैं ऑन कर लेता हूँ कैमरा। एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज थोड़ा सा लेट होने का कारण है, आज थोड़ा सा आपको पता है ठंड बढ़ने की वजह से कोल्ड का इशू है। जुकाम, मैं दवाई लेने गया था, उसी में समय निकलते 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 रॉकेट की तरह निकल गया, और मेरे को याद नहीं रहा क्लास आप लोगों के लिए तैयार करनी थी। कंफर्म नहीं था ना, जैसे दवा लेने जाओ तो कंफर्म नहीं होता लगभग कितना टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे डिले हो गया। तो अब शुरू करेंगे अपनी क्लास। एक मिनट रुक जाओ, अभी आने दो सभी को। ये आपको पता है थोड़ी लेट क्लास शुरू हुई है, कई लोगों को आने में टाइम लगेगा। तो शुरू करता हूँ, अभी दूसरे लैपटॉप से मैंने ऑन कर लिया है। ठीक है, दूसरे लैपटॉप से भी मैंने ऑन कर लिया है। चलिए, अभी सब दिख रहा है क्या? अच्छा, फिर दोबारा से मेरी वीडियो रुक गई क्या? ओहो। अच्छा, पुअर कनेक्शन की वजह से भी हो सकता है हट गई हो। कोई नहीं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, गुड मॉर्निंग अमीशा। सर, क्या यूपीएससी में अपना ऑप्शनल चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। नहीं, पब्लिक ऐड अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया ना तो चेंज नहीं कर सकते। अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो चेंज नहीं कर सकते, अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर्म फिल करने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते हो। पीटी का जब आप फॉर्म फिल करते हो तो वहां पर मेंशन करना पड़ता है कि आप क्या ऑप्शनल रखेंगे। अगर उस दौरान आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड करके रख दिया है, फिर बाद में आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, बाद में आप लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये इशू रहेगा बाद में। क्या हो गया भाई, वीडियो कैप्चर डिवाइस काम नहीं कर रही है क्या ठीक से? शायद कोई दिक्कत रही होगी, अभी ये ठीक से काम नहीं कर रही है लगता है। क्या हो गया इसमें? एक मिनट रुकिएगा, मैं कैमरा देख रहा हूँ क्या दिक्कत हो गई इसमें। दोबारा से लगाता हूँ, दोबारा से मुझे लगाना पड़ेगा वीडियो कैप्चर डिवाइस। शायद इसमें कोई इशू रहा होगा। अभी ठीक है, अभी सही है ना? उसमें है ना वीडियो चली गई थी, अभी ठीक आ रही है।
स्लाइड है ना काफ़ी सारी खुली हुई है, इनको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो नेट है ना वहाँ पर खर्च होना शुरू हो जाता है। चलिए अभी सब ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हाँ, फॉर्म नहीं भरा है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपका मन करे आप अपने ऑप्शनल को चेंज भी कर सकते हो, कोई और रखना चाहो तो आप कोई और भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी पकड़ रहेगी तो बढ़िया रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की अपनी क्लास है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते चलेंगे। आपको पता ही है हमारा टॉपिक चल रहा है मानसून। इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट का हमने टॉपिक लिया और क्लाइमेट में एक आता है मानसून, है ना। क्लाइमेट का एक पार्ट है, जैसे कि क्लाइमेट सबसे मेन है क्लाइमेट, और उसके पार्ट में आता है एक मानसून, है ना। उसमें अब सेकंड आएगा जेट स्ट्रीम। तो हमारी क्लास आज जेट स्ट्रीम को लेकर है, तो उसको लेकर हम अच्छे से पढ़ेंगे। पूछता है भाई, ओटीआर में तो यूपी का पूछ रहे हो, किसका पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूपीएससी का पूछ रहे हो ना। अरे जब फॉर्म फिल करोगे ना, ओटीआर एक अलग सिस्टम है, फॉर्म फिल करना एक अलग सिस्टम है। जब आप फॉर्म फिल करते हो ना तो उसमें पूछता है वो। ठीक है, तो उसमें आपको पूछता है। तो मानसून के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था। तो जेट स्ट्रीम हमारा मेन टॉपिक है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहाँ से है, तो यहाँ से हम एक एक करके चर्चा करते हैं क्या है जेट स्ट्रीम और किस तरीके से वो भारत के मानसून पर प्रभाव डालती है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते चलेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। चलिए, तो यहाँ से आज की हमारी क्लास शुरू है। जेट स्ट्रीम के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये शायद कल हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग कर लेते हैं क्योंकि जेट स्ट्रीम हमें पढ़ना है। सर यूपी पीसीएस में आशीष भाई, देखो यूपी के बारे में मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे नहीं पता। अच्छा एक पोल लगा रहा हूँ, क्या यूपी पीसीएस का करंट आप पढ़ना चाहेंगे या नहीं। पोल लगा रहा हूँ, मुझे बताना। एक मिनट रुको। अच्छा वैसे ही कमेंट करके बता दो, क्या यूपी पीसीएस का करंट अफेयर आपको पढ़ना है या नहीं। कितने लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, मुझे एक बार बता दो। एग्जाम दे रहे हैं वो यस करेंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो नो करेंगे, बस इसी से मुझे पता लग जाएगा। वाई का मतलब यस और नो का मतलब नो। जल्दी मुझे पोल क्रिएट करो, यूपी पीसीएस का कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। पोल में दो, पोल में दो। पोल क्रिएट कर दिया है, यस और नो में मुझे रिप्लाई दो। कितने लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं इस बार। रोली यूपीएससी पे फोकस करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस एग्जाम भी आप लोग दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक 53% लोगों ने कहा है हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, अब 50-50 हो गया है। जल्दी से बताओ यूपी पीसीएस का कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं। 50-50 हो गया, अटक गया, कोई और एक जना और पोल कर दो। वो ओवरऑल है रंजीता, ओवरऑल है, उसमें ऐसा नहीं है यूपी स्पेशल है, उसमें ओवरऑल है। आप क्या सोच रहे हो यूपी का क्या अलग से करंट अफेयर होता है क्या। देखो यूपी में भी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यूपी पीसीएस में क्या होता है। लगभग 70%, आपका 70% लगभग सेंटर का ही पूछा जाता है, यानी केंद्र का पूछा जाता है, केंद्र की पॉलिसीज वगैरह केंद्र का पूछा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसमें लगभग 30% स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। स्टेट तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही नहीं, स्टेट आप खुद पढ़ लेना, सेंटर ही पढ़ाऊंगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखता हूँ अभी कंफर्म नहीं है, पहले मैं ये सब टॉपिक करा लूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
तो उष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। आज जेट स्ट्रीम के बारे में जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना जेट स्ट्रीम के बारे में, क्योंकि ये पूरे भारत के मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। जो जेट स्ट्रीम है पूरे भारत के मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसका एक एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। अभी आप कह रहे थे ना, 1 मिनट रुकना, वो 2017 का पेपर था, तो मैं पहले आपको पेपर दिखा देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि वो बताना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं लगेगा ना किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। उस दिन मेरे पास पेपर नहीं था, तो इसलिए मैं उस दिन बता नहीं पाया था, लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का पेपर रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन देखो, एक बार इस क्वेश्चन को देखो। मानसून एशिया में रहने वाली संसार की 50% से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण में सफल मानसून जलवायु को क्या अभिलक्षण सम अनुदेशित किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है 250 वर्ड में। इसका मतलब है कि पूरे मानसून के बारे में आपको जिक्र करना है। उसके भरण पोषण का मतलब है हमारे एग्रीकल्चर में वो किस तरह से, हमारे व्यापार में किस तरह से वो प्रभावित करता है। प्रियंका गुप्ता, गुड मॉर्निंग। समझो, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, इसको बदल के वो रख देगा, बदल के क्या रख देगा, वो कह देगा इस बार पैदावार कम हुई है। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन आएगा इस बार भारत में पैदावार कम हुई है, निम्न में से कौन से कारण है जो पैदावार को कम करते हैं, है ना। या वो कारण बताइए जो इस साल भारत की पैदावार को कम किया है, ऐसा पूछ लेगा। या वो कौन से कारण है जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मानसून, जो भारत का मानसून है ना, वो भारत के इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब तरह से प्रभावित करता है। आपकी सोसाइटी में भी हर तरह से आप देखेंगे। आप जैसे देखेंगे मानसून कमजोर हुआ तो पैदावार कम होगी, तो इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ रहा है। पैदावार कम होगी तो क्या होगी, गरीबी बढ़ेगी, तो सोसाइटी पे प्रभाव पड़ेगा। सतत विकास लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गरीबी बढ़ेगी तो भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पैमाना नीचे गिरेगा, है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी आईआर में आप देखेंगे भारत की छवि खराब होगी, होगी या नहीं होगी। तो ये सारे टॉपिक आपस में जुड़े होते हैं, इसको आप कैसे भी समझ सकते हो, है ना। तो देख लो, डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये क्वेश्चन 2017 में आया, तो काफी लंबे समय से आया नहीं है, तो इसके आने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर मेंस में नहीं आया तो पीटी में तो जरूर आएगा। पीटी में तो यहां से क्वेश्चन रहता ही है, तो उसको लेकर आप तैयार रहना। तो कह रहा है सौरमंडल में स्थित उष्ण कटिबंधीय जेट धारा मानसून पूर्व, मानसून पूर्व, 1 मिनट रुको, पेन ले लूं मैं। मानसून पूर्व क्या करता है, अवधि के दौरान मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर गति की ओर बाधित कर सकती है। जैसे जैसे ये कमजोर होता रहता है, उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। और यह मानसून शुरुआत में अनुकूलित परिस्थितियों का निर्माण करता है, जिससे मानसून की बारिश शीघ्र आगमन में क्या करती है, सहायता करती है। तो इससे मानसून को बहुत मदद मिलती है। आगे क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धारा, तो ये कई पार्ट, दो पार्टों में बढ़ जाती है। जैसे जेट स्ट्रीम जो है ना, काफी हाइट पे चलती है ना, काफी हाइट पे चलती है, तो ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। अभी आगे देखो, मैंने कल इस टॉपिक को इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने सोचा कि आपको मैप के थ्रू समझा दूंगा, है ना, मैप के थ्रू समझा दूंगा। फिर मुझे लगा मैं समझा दूंगा लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं होगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि कंटेंट तो है ही नहीं। बाई चांस आज आपको समझ में आ गया, 10 दिन बाद आप भूल जाओगे, तो फिर कहाँ से पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको कंटेंट दे दूं, ताकि आप उससे भी उसको समझ सको। तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धारा, अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में, मैंने आगे लगा रखा है कि पूर्वी धारा क्या होती है, पश्चिमी धारा क्या होती है, पूरी डिटेल में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अभी केवल बेसिक चीजें चलने दो। दक्षिण पश्चिम मानसून उष्ण कटिबंधीय पूर्वी धारा को क्या करता है, जुड़ा होता है। उससे क्या होता है, पूर्वी धारा से जुड़ा होता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर 8 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में रहती है। अब आपको पता है 8 डिग्री क्या होता है, भारत 8 डिग्री में पड़ता है या नहीं पड़ता है, हाँ और ना मैं बताओ, आप बताओ, 8 से 35 डिग्री,
तो भारत को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी जेट स्ट्रीम? इंडिया का मैप आपने देखा है? जल्दी बताइए कमेंट करके। भारत को प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? 8 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, नॉर्थ साइड में, है ना। 8 डिग्री और 35 डिग्री नॉर्थ, है ना। तो ये भारत के जेट स्ट्रीम क्या करती है, भारत के मानसून को प्रभावित करती है, और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और लगभग नॉर्थ में देखेंगे तो आप लगभग ये 8 किलोमीटर की हाइट के आसपास रहती है ना। 4 से 8 किलोमीटर हाइट पे रहती है। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा नॉर्थ में कितनी होती है, और आप देखेंगे 0 डिग्री पे कितनी होती है। तो याद रखना, मानसून से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जेट स्ट्रीम उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जेट स्ट्रीम का बहुत बड़ा योगदान होता है भारत में मानसून को लेकर, है ना। वो बहुत बड़ा प्रभाव डालती है भारत के मानसून पर। यह धारा बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से उष्णकटिबंधीय दाबों को, है ना, उष्णकटिबंधीय दबावों को जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर की बात कर रहा है। दबाव का मतलब ये प्रेशर की बात कर रहा है। लो प्रेशर, हाई प्रेशर मैं आपको बता चुका हूं। लो प्रेशर कब होता है, जब गर्म हवाएं चलती हैं। हाई प्रेशर कब होता है, जब ठंडी हवाएं चलती हैं। समझ में आया ना। तो क्या कह रहा है, भारत को निर्देशित करती है, भारत की जो क्लाइमेट है उसको निर्देशित करती है, जो मानसूनी वर्षा में क्या करती है, योगदान देती है, और इनके दबावों के मार्ग में उच्च वर्षा वाले क्षेत्र को क्या करती है, अनुरूपित करती है। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, ये क्या होती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है ना। यह धारा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के उष्ण कटिबंधीय दबावों को क्या करती है, भारत की ओर निर्देशित करती है, यानी भारत की तरफ भेजती है। तो इससे क्या होता है, मानसून बड़ी तेजी से आता है। आपने देखा होगा ना, 1 तारीख को मानसून आता है, पूरे भारत में 15 तारीख तक फैल जाता है ना। और 1 महीने के अंदर अंदर पूरे उत्तर भारत में सब जगह मानसून फैल जाता है। उसमें सबसे बड़ा योगदान क्या रहता है, जेट स्ट्रीम का रहता है, जो पूरे मानसून को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। अभी जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब क्या कह रहा है, पश्चिमी जेट धारा। पश्चिमी जेट धारा क्या करती है, सर्दियों के मानसून के दौरान क्या होती है, पूर्वोत्तर मानसून के रूप में जाना जाता है सर्दियों में, है ना। तो क्या कहता है, पश्चिमी जेट धारा मौसम की स्थिति को क्या करती है, प्रभावित करती है। उपोष्ण कटिबंधीय के बारे में क्या कह रहा है, उपोष्ण कटिबंधीय में क्या होता है, पश्चिमी जो जेट धाराएं होती है वो मौसम की स्थिति को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब देखो सर्दियों में क्या करेगी, ये कम सर्दी लाएगी, और गर्मियों में ये हमारे लिए अधिक वर्षा लेकर आती है, जेट स्ट्रीम। तो आप देखेंगे इससे ही अल नीनो लो नीनो का भी प्रभाव होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। ला नीनो क्या होता है ना, उसके बारे में अभी बताऊंगा। वो कैसे भारत के मानसून को प्रभावित करता है, वो भी अभी डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी बेसिक बेसिक चीजें समझो। आगे क्या कह रहा है, अब इसको अच्छे से समझना। क्या कह रहा है, यह 20 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में क्या करती है, बहती है। अब भारत का मैप आपके पास है, कितने लोगों के पास मैप है अभी इंडिया का मैप? अगर है तो वहां देख लेना। ये कितने डिग्री की बात कर रहा है, 20 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में बहती है, जिससे भूमध्य सागर में उत्पन्न पश्चिमी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भारत में आता है। आपने देखा होगा ना, साइक्लोन जो होता है वो भारत में आता है, और यह विक्षोभ पूरे देश में शीतकालीन वर्षा के प्रतिरूप की में एक भूमिका निभाता है। जो शीतकालीन वर्षा होती है उसमें क्या करता है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हैप्पी लोहरी भाई सभी को, है ना। आज है, कल मकर संक्रांति है। तो अब क्या कर रहा है, तिब्बत का पठार। जेट स्ट्रीम के बारे में हमने बेसिक चीजें जान ली, अभी डिटेल में मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा। जेट स्ट्रीम आपको समझ में आया किस तरीके से ये भारत के मानसून को प्रभावित करता है। याद रखना कितने डिग्री पे चलता है ये, 8 से 35 डिग्री, है ना, मानसून के समय। और ये कब चलता है, 20 से 35 डिग्री अपने शीत के समय। शीत यानी जब हमारा अभी अभी के समय कब चलेगा ये, 20 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में चलती है जेट स्ट्रीम। अभी सर्दियों में शीतकालीन वर्षा, यानी कि अभी जो वर्षा होगी उसका प्रभाव किससे होगा, जेट स्ट्रीम से होगा। समझ में आया, एक गर्मियों वाली और एक सर्दियों वाली दोनों मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या कह रहा है, अब आगे क्या कह रहा है, हिमालय का तिब्बत पठारों की भूमिका। अब भारत के मानसून पर
दूसरा सबसे बड़ा, एक तो मैंने आपको बता दिया मानसून पर, पहला प्रभाव तो आपको बता दिया जेट स्ट्रीम। अब दूसरा प्रभाव भारत के मानसून पर किसका पड़ता है? दूसरा प्रभाव पड़ता है तिब्बत के पठार का। तिब्बत के पठार का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तिब्बत के पठार का प्रभाव पड़ेगा ना। नहीं देखो, पासपोर्ट वगैरह के बारे में ऐसा डिटेल में तो नहीं आता। अगर आपको पढ़ना है तो बेसिक चीजें पढ़ लेना, पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है, यूपीएससी में तो मेरे हिसाब से नहीं पूछता, कभी ऐसा क्वेश्चन मेरी नज़र में तो नहीं आया। बाकी आपको देखना है तो आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। डायरेक्ट ऐसे मैंने तो नहीं देखा है, अगर आपको मिला हो तो आप एक बार देख लेना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना पढ़ने में। चलिए आगे क्या करा, मध्य क्षोभ मंडल के दक्षिणावर्त यानी दक्षिण के समय क्या होता है, वायु परिसंचरण। देखो ये शुद्ध हिंदी के शब्द हैं और यही आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। सामान्य भाषा में पेपर नहीं होता है तो इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पेपरों में भी, एग्जाम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें वो, इन क्षेत्रों के गर्म होने से मानसून का क्या होता है, आरंभ होता है। यही कह रहा है, आपको बताया ना, ठंडी और गर्म याद रखना, सर्दी और गर्मी का पूरी हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हवाएं कैसे चलती हैं आपको पता है क्या? हवाएं कैसे चलती हैं? हवा जो होती है, जो हम हवा की बात कर रहे हैं, वो कैसे चलती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हवाएं क्या चलती है, देखो जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, ध्यान से सुनना, जैसे सूर्य है, ये सन है, अब पृथ्वी इसके सामने है, मान लो ये क्या है, नॉर्थ पोल है ना, ये नॉर्थ साइड है। तो सूर्य की जब सनलाइट इस साइड ज्यादा होगी, सनलाइट जिस 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 जगह ज्यादा पड़ेगी, बस ये बात याद रखना, सनलाइट जहां पर ज्यादा पड़ती है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? ओ, लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है तो हवाएं क्या होती है, हवाएं ठंडी गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, हवा क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो अन्य हवा यहां पर आएगी ना, यहां अन्य हवा आएगी ना, तो ऐसे ही ये वायु का चक्र ऐसे ऐसे घूमता रहता है। गर्म हवा उठती रहेगी और ठंडी हवा नीचे आती रहेगी, फिर वो गर्म होकर उठती रहेगी, फिर ठंडी हवा नीचे होती रहेगी। क्योंकि एक हाइट पे जाने के बाद क्या होता है, एक हाइट पे जाने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी माइनस में टेम्परेचर होने लगता है। ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। तो यहाँ से गर्म हवा अगर ऊपर उठ रही है, ये गर्म हवा ऊपर उठ रही है, तो एक समय के बाद ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है ऊपर जाके, आपको पता है ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक हवा इस साइड मुड़ जाएगी, एक हवा इस साइड मुड़ जाएगी, है ना। फिर ये दोबारा सन की लाइट से क्या होती है, गर्म होती है। ये सन है, ये सन की लाइट से क्या होगी, गर्म होगी, है ना। तो ये वापसी यहां आ जाती है, वापसी आती है, ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद फिर वापसी आती है और फिर दोबारा यहां पर गर्म होती है, गर्म होती है, गर्म होती है, और फिर दोबारा ये गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। तो ये साइकिल यूं ही चलता रहता है, ये साइकिल दोनों साइड से चलता है, इधर से भी इधर से भी, ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है। वो गर्म करता रहेगा, हवा ऊपर उठती रहेगी, फिर ठंडी हवा नीचे आती रहेगी, है ना। फिर वो गर्म करेगा, फिर ठंडी हवा नीचे आती रहेगी। ये क्या साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हवाओं का क्या चलता है, हवाएं बहती रहती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हवा बहती रहती है। तो आपने देखा होगा हवाएं चलती रहती हैं। तो इसका एक कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। जो पृथ्वी आपने देखा ना, घूमती रहती है, घूमती रहती है, वो भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अर्थ जो घूमती रहती है उसका भी प्रभाव पड़ता रहता है। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या कर रहा है, यहां पर दो पवन धाराएं निकलती हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये अच्छी बात बता रहा है। यहां क्या कह रहा है, दो धाराएं निकलती है। अब हवा की दो धाराएं निकलेगी। एक क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा, जो तेज बनती है ना। दूसरी क्या होती है, मध्य एशियाई पश्चिमी जेट धारा। अब दो धाराओं में क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, है ना। दो धाराओं में बढ़ जाएगी, दो तरीकों में क्या होगा, ये विंड जो स्ट्रीम है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी। एक उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम कहलाएगी और दूसरी क्या कहलाएगी, मध्य एशिया ऊपरी पश्चिमी जेट धारा बन जाती है।
आगे क्या कह रहा है, अल नीनो और लो नीनो। अब आगे हमारा अगला प्रभाव, अगला प्रभाव क्या होता है, अल नीनो और दक्षिणी दोलन की भूमिका। ठीक है, रोल ऑफ अल नीनो, इसके बारे में किसी ने पढ़ा है क्या? देखो ये थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, लेकिन ये समझना पड़ेगा क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, है ना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना, एक बार कमेंट करके बताओ, नहीं आएगा तो मैं मैप के थ्रू आपको समझा दूंगा। जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि इसको मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाद आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी कैच कर लोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको देरी लगेगी। अब साउथ में आपने देखा होगा ना, अल नीनो और लो नीनो ऐसे चलता रहता है, ये हवा ऐसे चलती रहती है ना, ये रोटेट में ऐसे भी चलती रहती है। तो इसी को बोलते हैं अल नीनो और लो नीनो का प्रभाव। इसके बारे में जानते हैं, अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या कह रहा है, पूर्वी उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्री सतह के तापमान में बड़े पैमाने पर क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे जलवायु प्रतिरूप प्रभावित होता है। अब क्या कह रहा है, अब ये आपको पता लगाना कहाँ की बात कर रहा है, प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर में आप देखेंगे सनलाइट जैसे ही नीचे की तरफ जाएगी, नॉर्थ से, नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। अब जो सनलाइट है आपको पता है कितना, 23.5 डिग्री। तो ये क्या होता है, यहां पर सनलाइट अब यहां पड़ने लगी है, सन की लाइटें। अब यहां क्या बन गया, लो प्रेशर। तो यहां क्या होगा, समुद्र क्या होगा, गर्म होगा। समुद्र क्या होगा, गर्म होगा। तो इससे अल नीनो और लो नीनो का प्रभाव पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रशांत महासागर में, उष्ण कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रों में समुद्र का जो सतह का तापमान में बड़े पैमाने पर क्या होता है, परिवर्तन आता है। पेरू है ना, ये जब ही तो बता दिया ना मैंने, साउथ का ही तो बताया ना, ये साउथ का। तो यहाँ भारत का मैप है। तो अल नीनो और लो नीनो भी भारत के मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। ये बात समझ में आई, प्रभावित करता है। आपसे डिटेल में नहीं पूछेगा अल नीनो क्या होता है, लो नीनो क्या होता है, बस आपको इतना समझना है कि ये भारत के मानसून पर प्रभाव डालता है, बस। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अगर घुस घुस के पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन पेपर में नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। आपको केवल एक नॉलेज बेस पर पढ़ना है कि इसका प्रभाव पड़ता है भारत के क्लाइमेट पे, है ना, भारत के क्लाइमेट पर इसका प्रभाव पड़ता है। आगे क्या कह रहा है, अल नीनो की आगे की घटना क्या कह रहा है, घटनाओं का भारत के मौसम पर क्या पड़ता है, प्रतिरूप में तथा मानसून की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जिससे अल नीनो मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और लो नीनो अक्सर मानसून की स्थिति में सुधार लाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, वो चेंज कर देगा, लो नीनो को कह देगा, लो नीनो का कह देगा ये मानसून को कमजोर करता है, और अल नीनो को कह देगा ये मानसून को मजबूत करता है। समझ रहे हो ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे, यही आपसे क्वेश्चन पीटी में पूछता है। पीटी में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अल नीनो का मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर अल नीनो आ रहा है तो मानसून पर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा, वो मानसून को कमजोर कर देता है। हाँ पूछेगा भाई, इम्पैक्ट तो पूछेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूं क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप बताओगे अल नीनो का मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि अपोजिट प्रभाव पड़ता है। और लो नीनो, देखो लो का मतलब होता है, आप समझते हो ना, कम। लो को अगर आप देखेंगे तो लो का मतलब होता है कम, है ना, कम। तो आपको लगेगा कम है तो ये मानसून पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, बल्कि ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है ना। ये अक्सर मानसून की स्थिति में सुधार करता है। अगर लो नीनो बन रहा है, लो नीनो बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, भारत का मानसून बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ला नीना और अल नीनो, ये दोनों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है? हाँ उल्टा कर देता है, इसको चेंज कर देगा वो क्या देगा, अल नीनो से क्या होगा, मौसम में सुधार होगा,
कहेगा इससे वर्षा अधिक होगी, लेकिन इसका उल्टा होता है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आज आज ही पता लगा है क्या? अच्छा, ये आज ही पता लगा है क्या? यही पेपर में आएगा, पीटी में। कई लोगों को पता ही नहीं होता है ना, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अरे आज लेट क्लास शुरू हुई है ना, इसलिए थोड़ी लंबी चलेगी। अभी तो क्लास शुरू की थी मैंने, इनको टेंशन हो गई अभी से। अब क्या करा, अल नीनो का, अब आपको ये तो समझ में आ गया, अल नीनो का मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये बात समझ में आ गई है ना, ये बात समझ में आ गई। और ला नीनो जो होता है मानसून पर क्या करता है, पॉजिटिव प्रभाव डालता है। तो अल नीनो अब क्या कर रहा है, अल नीनो की भूमिका के बारे में बात कर रहा है। अब भारतीय मानसून पर प्रभाव है ना। अब एल नीनो के बारे में बात करते हैं। सर्दियों के दौरान एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति लाता है। ये क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप को गर्म स्थिति में लाता है, जबकि गर्मियों के दौरान यह शुष्क स्थिति को कम मानसूनी वर्षा का कारण बनाता है। ठीक है, ये याद रखना। क्या करता है ये सर्दियों में, क्या करता है, एल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति लाता है, जिससे वर्षा होती है ना। क्योंकि आपको पता है ठंडी और गर्म हवा जब भी मिलेगी, याद रखना, ठंडी और गर्म हवा और गर्म, ये दोनों जब आपस में मिलती है तो बराबर क्या होता है, बादल बनते हैं। ठंडी और जब गर्म हवा मिलेगी तो क्या बनेंगे, बादल मिलेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो क्या होगी, वर्षा। समझ में आ रहा है किसी को नहीं? जब ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती है तो उससे क्या बनता है, बादल बनता है, और बादल बनेगा तो क्या होगी, वर्षा होगी। आपने देखा होगा ना, चाय का, जब आप चाय बनाते हैं, ऊपर क्या, ऊपर आपने देखा होगा ना, हवा सी चलती है, ऊपर भाप निकलती है। आप उस भाप के ऊपर ऐसे हाथ रख लेना, तो वो क्या है, गर्म हवा है, और हमारे आसपास क्या है, वो ठंडी हवा है। तो क्या आप देखेंगे कि वो बादल के रूप में हमें दिखाई देती है। हम जैसे ही अपने हाथ को रख लेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ पे पानी जम जाएगा। तो बिल्कुल बारिश का यही पैटर्न रहता है, बारिश का बिल्कुल यही पैटर्न रहता है। जब ठंडी और गर्म हवा आपस में मिलती है तो बादल का निर्माण होता है, और जैसे ही बादल बनेंगे तो वो क्या करता है, वर्षा कर देता है। बस इतना आपको समझना है। तो ये क्या करता है, अब ये यूं कह रहा है, सर्दियों के दौरान एल नीनो क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति लाता है। अब गर्म स्थिति लाएगा, लेकिन भारत में तो क्या है, ठंडी हवाएं चल रही है। भारत में क्या चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो ठंडी हवा चलेगी तो क्या होगी, वर्षा होती है। जबकि गर्मियों में यह शुष्क स्थिति तथा कम मानसूनी वर्षा का कारण बनता है। चलिए, अगर गर्मियों में अगर एल नीनो है, ध्यान से सुनना, अगर गर्मियों में एल नीनो की स्थिति बनती है तो क्या होती है, कम वर्षा होती है। तो क्या होती है, कम वर्षा होती है। आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर गर्मियों में यह स्थिति बनती है तो कम वर्षा होगी, क्योंकि गर्म गर्म हवा मिलेगी तो वर्षा कम होगी। समझ रहे हो ना? गरम गरम हवा मिलेगी तो वर्षा नहीं होगी, कम होगी, और ठंडी हवा आएगी तो ही वर्षा अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ला नीनो, अभी तो एल नीनो के बारे में पढ़ा, अब ला नीना के बारे में हम पढ़ते हैं। ला नीना आमतौर पर भारतीय जो भारत भारत में सामान्य मानसून जो होता है वर्षा में बेहतर परिणाम देता है। याद रखना, ला नीनो, यही आपसे पीटी में पूछता है। ला नीनो जो क्या करता है, भारतीय मानसून को क्या करता है, मजबूत करता है। भारतीय मानसून में अगर अधिक वर्षा चाहिए तो ला नीनो की स्थिति बननी चाहिए। एक न्यूज चैनल पे मैंने देखा, लेकिन बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, लेकिन मैं अभी यहाँ मंच पे नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है अगर किसी चैनल का नाम ले दिया तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो एक चैनल में मैंने देखा, पता है वो चैनल वाला क्या कह रहा, चैनल वाला कह रहा कि अभी भारत में लॉ नीनो की स्थिति बनी हुई है, लॉ नीनो की स्थिति बन रही है, तो मानसून बहुत खराब आएगा, है ना। वो कह रहा है लॉ नीनो की स्थिति बन रही है तो भारत का मानसून बहुत खराब आएगा, और इससे क्या होगा, इससे वर्षा बहुत कम होगी, है ना, इससे किसानों का नुकसान हो जाएगा। और मैं सुन रहा हूँ उसको, मैंने कहा यार ये क्या पढ़ा रहा है, ये क्या दुनिया को समझा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है
है ना, ऐसे ऐसे न्यूज एंकर है, बिगर कुछ कहे मतलब कुछ भी बोल देते हैं। देखो, हमें इस बारे में नहीं जाना है कि वो कौन सा टर्म है, ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी नहीं है। बात स्थिति को समझो, यूपीएससी में उतना पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी है। अच्छी बात है आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा नॉलेज ये सब मैं भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। इसमें घुस घुस के मैं आपको पता नहीं क्या क्या ना जाने किसको कहाँ से कनेक्ट कर दूं, है ना। ला नीनो बेनिफिट होता है भारतीय मानसून पर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ला नीनो भारत के लिए पॉजिटिव है ना, ये भारत के लिए क्या है, पॉजिटिव है। और अल नीनो भारत के लिए क्या है, नेगेटिव है। बस ये याद रखना है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। जो ला है वो पॉजिटिव है ना, जो ली है वो नेगेटिव है ना। एल सॉरी, एल है नेगेटिव है और ला है तो पॉजिटिव है। एल ए पॉजिटिव और केवल एल नेगेटिव। समझ में आया। बस इससे याद रखना है, इसमें दो शब्द बनते हैं तो पॉजिटिव है, इसमें दो शब्द बन रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, और उसमें केवल एक शब्द मिल रहा है तो ये नेगेटिव है। हमें भी याद नहीं होता था, तो ऐसे हम लोग याद करते थे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही क्या बिल्कुल भी? अच्छा, कैमरा चला गया क्या? ओहो, कैमरा चला गया। ओहो, ऐसा हो गया क्या? अभी देखता हूँ क्या स्थिति है। एक मिनट रुको, शायद कैमरा हिल गया होगा, अभी मैं चेक करता हूँ। कनेक्शन तो बढ़िया है, कभी कभार है ना कैमरे की वायर हिल जाती है तो उस वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ, अभी मेरी आवाज़, अच्छा अच्छा, कैमरे का इशू है ना। चलो कोई बात नहीं, कैमरा ठीक करूँ या ऐसे ही चलने दो, आप बताओ। अभी मैं ठीक कर देता हूँ कैमरा। कैमरा हिल गया होगा या तो। कभी कभार हिल जाता है कैमरा। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अभी शुरू कर देता हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है ना, कभी कभार हो जाता है, कभी कैमरा हिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बस इतना ही ठीक है। अभी ठीक आ रहा है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। लानिनो, लानिनो आमतौर पर भारतीय मानसून को क्या करता है, मजबूत करता है। मैं आपको बता रहा था, एक न्यूज़ चैनल उल्टा पढ़ा रहा था इसको, है ना, उल्टा पढ़ा रहा था। तो अब मैं उसको कैसे करेक्ट करता हूँ, अब मैं उसकी वीडियो भी नहीं दिखा सकता हूँ आपको, अगर दिखाऊंगा तो अभी देख लेना। इंडिया में उल्टा सीधा ही पढ़ाते हैं, अभी न्यूज़ चैनल में देखना। अभी मानसून आएगा ना भारत में, अब देखना वो क्या स्थिति आपको बयां करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दबाव और तापमान में अंतर, वॉकर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वॉकर परिसंचरण क्या होता है और इसकी क्या भूमिका होती है। दबाव और तापमान में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दबाव प्रेशर, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, कंपटीशन कम कर रहे हो क्या?
अब ये यूं कह रहा है पश्चिमी तथा पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागर, जो प्रशांत महासागर के बीच की सतह दबाव होता है, वो तापमान में क्या करता है, बदलाव लाता है ना। इसी को बोलते हैं वॉकर परिसंचरण, है ना। वो ऐसे चलता रहता है। जो साउथ का आप देखेंगे, साउथ में आप प्रशांत महासागर में देखेंगे तो वहां पर भी एक वायु दाब पेटी काम करती है ना। वो क्या करती है, पूरे मानसून को भी प्रभावित करती है और पूरे प्रशांत महासागर में मानसून की स्थिति को बदलती रहती है। तो वो भी जान लेंगे, अभी एक एक करके जानते हैं। आगे क्या कर रहा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में एक उच्च दाब क्षेत्र बनता है जहां पर हवा धीमी हो जाती है। ये याद रखना, ये वॉकर की बात कर रहे हैं हम, वॉकर वॉकर परिसंचरण, जो प्रशांत महासागर से संबंधित है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के बीच की बात कर रहा है। अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। हिंद महासागर में क्या बनता है, एक उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है जहां हवा क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। और हवा गर्मियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में चलाती है ना। हाँ बिल्कुल होता है, फ्लड वगैरह होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कोस्टल एरिया में ये दिक्कत रहती है, रंजीता को बहुत अच्छे से पता होगा। देखो जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं ना, अगर वो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो उनको थोड़ा पता रहता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपकी स्टेट में कोस्टल एरिया पड़ता है ना। आंध्रा में हो ना आप, तो वो भी प्रभावित करता है। आंध्रा हो चाहे कोई भी हो, जितना भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर चक्रवात जैसी समस्या बनी रहती है, बहुत सारी दिक्कत आती है। और वेस्ट बंगाल में तो सबसे ज़्यादा साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं। तो वहाँ आप देखेंगे, भले ही आप वहाँ से कितनी भी दूरी पे हो, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप गुजरात से होंगे तो साइक्लोन पे वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आप गुजरात में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, कहीं भी होंगे, साइक्लोन से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पर बनते हैं। अच्छा उड़ीसा से हैं, ठीक है। हाँ तो उड़ीसा से है तो भी क्या हुआ, उड़ीसा से हो, आंध्रा से हो, ये जितने भी आप समुद्र के आसपास के क्षेत्र देखेंगे वहाँ का स्टेट पीसीएस होगा, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर साइक्लोन से संबंधित रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ला नीनो का प्रभाव, है ना। ला नीनो के दौरान क्या होता है, वोकर सेल हिंद महासागर की शाखा को क्या करता है, मजबूत करता है। अब देखो इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइंड, इन दोनों को जोड़ दिया है। वो यूं कह रहा है ला नीनो के दौरान अगर स्थिति ला नीनो की बन रही है ना, ला नीनो के दौरान क्या होता है, वोकर सेल हिंद महासागर को क्या करता है, मजबूत करता है, जिससे क्या होता है, अधिक तीव्र की हवाएं चलने लगती है और यह स्थिति भारत में अच्छे मानसून को क्या करती है, जोड़ती है। अभी समझ में आया ना आपको, पूरा का पूरा जो मैं अभी समझा रहा था। देखो इस बात ने पूरी बात को क्या कर दिया, प्रमाण दे दिया है। ये यूं कह रहा है अगर वॉकर सेल, है ना, वॉकर परिसंचरा अगर बनी हुई है, वॉकर परिसंचरा अगर बनी हुई है, तो लॉ नीनो और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, भारत के मानसून को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। ये भारत के मानसून को मजबूत करते हैं। तो इससे देखो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अभी जो रंजीता ने कहा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर है, अगर आप देखेंगे ये मानसून की हवा आपको पता है दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा ये चल रहा है मानसून का, तो एक हिस्सा यहां से होकर चलता है, तो ये दो हिस्सों में मानसून बढ़ जाता है। एक हिस्सा इधर की तरफ चलता है और एक हिस्सा इस साइड चलता है। तो अब ये क्या होता है, अगर ये मजबूत होगा, ध्यान से सुनना, अगर ला नीनो मजबूत, ला नीनो की स्थिति बनती है और हिंद महासागर में ये वॉकर सेल की स्थिति बनती है, तो ये दोनों क्या करते हैं, मानसून को मजबूत करते हैं। अगर ये मानसून को मजबूत करेंगे तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो यहां पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है। वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इस वाले एरिया में बाढ़ की स्थिति बनेगी, है ना, लैंडस्लाइड की स्थिति बनेगी, नदियों में बाढ़ आ जाएगी। ये कृष्णा वगैरह जितनी भी साउथ की नदियां हैं इनमें बाढ़ आ जाएगी। तो यहां स्थिति गंभीर हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ये पूरे उत्तर भारत में यानी पूरे भारत के लिए पॉजिटिव होती है, क्योंकि इससे पूरे भारत में वर्षा बनी रहती है और अच्छी वर्षा होती है। मान लो कि वाटर, ग्राउंड वाटर अगर कम हो गया है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। जो झीलें सूख गई हैं वो झीलें भर जाती हैं, है ना। किसानों को समस्या नहीं होती, पानी की समस्या नहीं होती।
फसल अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, और इसके साथ साथ भारत की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का साइकिल घूमने लगता है। पैदावार अच्छी होगी तो भारत भूखमरी से बचा रहेगा। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव सभी इंपैक्ट होते हैं, वो सब आपको जानना पड़ेगा, है ना। तो ये इधर ऊपर जाके नॉर्थ ईस्ट में भी बारिश करता है, और जब लौटता मानसून आएगा, जब जैसे अभी जो मानसून है ना, इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून की स्थिति। तो यहाँ पर फिर वो स्थिति, यहाँ पर वर्षा गाती है, यहाँ अधिक वर्षा होती है इस वाले एरिया में, है ना, इस वाले एरिया में। तो यहाँ पर तो दोनों रहेगी। उड़ीसा में आप देखेंगे दोनों, अगर कोस्टल एरिया पे देखेंगे आंध्रा, या साउथ वाले एरिया पे देखेंगे, इस वाले एरिया पे, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया के इस वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर अभी ज्यादा वर्षा होती है। मानसून में वर्षा कम होती है, लेकिन अभी ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, क्योंकि ये मानसून क्या हो रहा है, अब वापस लौटेगा ना, ये हवाएं वापस लौट रही हैं, तो यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन जब मानसून इस साइड आता है तो ये क्या, पीछे की तरफ पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पता है, यहाँ पर क्या है, हमारे वेस्टर्न घाट है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको छिपा देते हैं। सारी वर्षा इस साइड हो जाती है, इस साइड कम होती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ों की भूमिका क्या होती है और किस तरीके से वो वहां पर वर्षा को कम कर देते हैं, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप चाय बना रहे हैं, ये चाय का पतीला है, और यहां से भाप निकल रही है। अगर आप इसके ऊपर कुछ चीज लगा देंगे, मान लो यहाँ पर प्लेट लगा देते हैं, आपने देखा होगा ना, प्लेट लगा दोगे या हाथ लगा दोगे, आप देखोगे केवल आपके हाथ पे पानी पानी जम जाएगा, उसके हाथ के ऊपर देखोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो यही स्थिति होती है जब बादलों की रुकावट होती है। वेस्टर्न घाट क्या करता है, वहीं पर बारिश को रोक कर रखता है, तो आगे बारिश को जाने नहीं देता। तो ज्यादातर भारत बारिश जो होती है वेस्टर्न घाट की तरफ, यानी इस वाले एरिया पे हो जाती है, इस वाले एरिया पे, है ना, इस वाले एरिया पे हो जाती है। और ये वाला एरिया क्या बचता है, कम बारिश वाला बचता है। कल मैंने आपको मैप दिखाया था ना, तो तमिलनाडु के आसपास जो वर्षा होगी, ये वाली जो वर्षा होगी, अब लौटते हुए मानसून के तहत होती है यहाँ पर, बढ़िया, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से पानी उठा लेता है, और यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश होती रहती है। समझ में आया पूरा का पूरा ज्योग्राफी भारत का? सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई भी दिक्कत होगी आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ। लेकिन ये स्थिति जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये कभी आपसे छूटना नहीं चाहिए बस। अगर ये आज टॉपिक आपने गलत सलत पढ़ लिया या आपको समझ में नहीं आया, तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। गुड आफ्टरनून सचिन, सचिन है ना, हाँ सचिन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ये नॉर्मल भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, अल नीनो का प्रभाव। अब लॉ नीनो का तो बता दिया, अल नीनो का नकारात्मक प्रभाव होता है, आप सभी जानते हैं, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और ये क्या करता है, सतही हवा को, दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवा की स्थिति को क्या करता है, कमजोर करता है। अगर कमजोर करेगा तो आप सभी को पता है क्या होगा, मानसून कमजोर होगा। अगर मानसून कमजोर होगा तो वर्षा कम होगी, अगर वर्षा कम होगी हमारी पैदावार कम होगी, पैदावार कम होगी तो देश में भुखमरी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी तो एसडीजी इंडेक्स के जितने भी गोल हैं हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हो ना, सारी स्थिति यहीं से शुरू होती है। तो आप देखेंगे भारत का मानसून केवल भारत का मानसून नहीं है, वो भारत की पूरी इकोनॉमी को, पूरी सोसाइटी को, पूरे कल्चर को बांध के रखता है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? ये सारे मुद्दे केवल एक मुद्दा नहीं है। हाँ, ये वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव भारत के मानसून पर पड़ता है, इसलिए मैं भारत के मानसून में इसको अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो उसमें मैं पढ़ाऊंगा ना तो केवल मैप पे पढ़ाऊंगा, एक पूरा ग्लोब बना दूंगा, पूरा ऐसे ग्लोब बना दूंगा, और ग्लोब में ही आपको समझा दूंगा कि क्या स्थिति होती है, क्या लो प्रेशर होता है, क्या हाई प्रेशर होता है। ऐसे ऐसे पेटियां बनती है ना, आप देखोगे इस तरीके से, है ना, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर रहता है इस वाले एरिया में, फिर ये हाई प्रेशर हो जाता है, फिर ये लो प्रेशर हो जाता है, फिर ये हाई प्रेशर हो जाता है, और फिर ये लो प्रेशर हो जाता है। इस तरीके से पेटियां बनती है, वो मैं आपको बताऊंगा
अभी। अब जेट स्ट्रीम दोबारा आ गया, जेट स्ट्रीम, ये पूरा समझ में आया ना, जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम को जान लेते हैं अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेट स्ट्रीम। अब आपको ला नीनो अल नीनो के बारे में पता लग गया, जेट स्ट्रीम के बारे में भी बेसिक आपको पता लग गया कैसे वो प्रभावित करता है भारतीय मानसून को। अब जेट स्ट्रीम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि ये पीटी में बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना। जेट स्ट्रीम धारा क्या करती है, क्षोभ मंडल के निचले समताप में स्थित, अब आप सभी को पता है क्षोभ मंडल क्या होता है, आपने देखा होगा ना, ये अर्थ है, लेयर होती है ना, ये वाली लेयर कौन सी, क्षोभ मंडल की, ये वाली लेयर क्या, समताप मंडल की, ये दूसरे मंडल की, ये बहिर्मंडल की, ये बाह्य मंडल की, इस तरह से लेयर है ना, कुछ कुछ मीटर पे, किलोमीटर पे। अब ये कह रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर, यानी ये वाली स्थिति क्षोभ मंडल में, और जो समताप मंडल है जहां टेम्परेचर, हाँ, समताप मंडल की स्थिति में शक्तिशाली तेज गति वाली वायु धाराएं बहती हैं। यहां पर क्या, बहुत तेज हवाएं बहती है, जिसकी हवा बहुत तेज होती है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, 300 किलोमीटर, है ना, इतनी तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पर, 100-150, यानी तूफान से भी तूफान, आप समझ रहे हो, इतनी तेज हवाएं चलती हैं। 150 तो नॉर्मल है, 100-150 किलोमीटर की हवा तो नॉर्मल है, वो तो इतनी तो चलती है। तो आमतौर पर ये 10 से 15 किलोमीटर, यानी हमारी अर्थ से जहां अभी हम बैठे हैं, आज लेट क्लास शुरू करी है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट क्लास चलेगी, है ना। तो ये नीचे लिखा हुआ है इंग्लिश में, अगर जिसको समझना है, नीचे इंग्लिश में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। आमतौर पर ये 10 से 15 किलोमीटर, आप समझ रहे हो, आमतौर पर ये 10 से 15 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर रहती है। अगर आप नॉर्थ और साउथ पोल पे जाओगे तो वहां लगभग 8 किलोमीटर के आसपास भी होती है। तो ये याद रखना, ज्योग्राफी में कोई फिक्स नहीं होता, है ना, ज्योग्राफी में कोई फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अच्छा, खाना बनाना है क्या, थोड़ी देर और चलेगी, फिर उसके बस ये जेट स्ट्रीम खत्म कर दूं, उसके बाद आपको फ्री कर देता हूं, फिर 2 बजे क्लास होगी। इनकी विशेषता क्या होती है, ये तेज हवाएं चलती है, मुख्य रूप से कहां चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह देगा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, क्योंकि इसमें क्या, पृथ्वी का घूर्णन शक्ति काम करती है। आगे क्या चलती है, ठीक है, जेट स्ट्रीम के बारे में बता रहा हूं। आगे क्या रहा है, भूभाग, भूभाग में घर्षण, घर्षण आप समझते हो, रोटेट कर रही है अर्थ, तो क्या होता है, घर्षण करती है, ताप में भिन्नताएं लाती है, यानी टेम्परेचर को अलग अलग करती है, कारण बढ़ती है। जेट स्ट्रीम जो धाराएं होती है वो प्रवाह, यानी वायु का जो वेग होता है उसको प्रभावित करती है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन इनके प्रकार को क्या करती है, बढ़ा देती है। पृथ्वी जो रोटेट करती है, जो घूमती है, वो क्या करती है, पृथ्वी घूर्णन इनके प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे जेट स्ट्रीम प्रतिरूप घुमावदार हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जेट धाराओं के भीतर उतार चढ़ाव तथा तापमान में क्या होता है, विरोधाभास होता है। तो आप देखेंगे टेम्परेचर में भी अंतर आता है। आपने अभी पीछे पढ़ा ना, गर्म जेट स्ट्रीम और ठंडी जेट स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट, अभी जो मैं आपको बता रहा था। आगे बढ़ते हैं, कॉरियोलिस बल, इसके बारे में भी अभी मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, कई सारे टॉपिक रह रहे हैं, अभी इसके बारे में पढ़ाऊंगा। कॉरियोलिस बल, यह चलती हुई वायु राशि के उत्तरी गोलार्ध में दाई से, याद रखना, उत्तरी गोलार्ध में दाई ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाई ओर की ओर क्या करता है, विक्षेपित करता है, जिससे जेट धाराएं क्या होती है, घुमावदार हो जाती है। इसके बारे में अभी पढ़ाऊंगा, कॉरियोलिस बल क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक अभी मुझे कराने हैं, है ना, आप भागना मत, ये सारे टॉपिक अभी नहीं कराऊंगा, मतलब आने वाली क्लासों में कराऊंगा। अभी क्योंकि भारत का मानसून करा रहा हूं, तो ये वाला टॉपिक अभी मैं थोड़ा रुक के पढ़ाऊंगा, बस आप समझ लेना। कॉरियोलिस एक बल है जो प्रभावित करता है, किससे, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसकी खोज करी, उन्हीं के नाम पर ये सब रखा गया है ना। तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। तो परिसंचरण में क्या होता है कि जेट धाराएं होती है ना, जेट जो हवाएं होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और पृथ्वी के घूर्णन को क्या करती है, प्रभावित होती है,
जो पृथ्वी घूम रही है ना उससे प्रभावित होती है, और आमतौर पर ग्लोब को घेरते हुए क्या करती है, दोनों गोलार्ध में, ध्रुवों के दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, 20 डिग्री अक्षांश के बीच में पाई जाती है, अक्षांश के बीच में पाई जाती है, ये बात याद रखना। अब आगे क्या कह रहा है, इनके इनके घुमावदार तथा लहरदार के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायुमंडल की स्थितियों में आकार लेता है। अब वायुमंडल क्या ले रहा है, आकार ले रहा है ना। वायुमंडल क्या करता है, आकार करता है। ये जेट स्ट्रीम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इसकी विशेषताएं हैं, और इनकी विशेषता के कारण ही भारत का जो क्लाइमेट है, भारत का जो आप देखेंगे, भारत का जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है इसी से, जेट स्ट्रीम से ही क्या होता है, प्रभावित होता है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो हवा की गति है, ध्यान से सुनना, हवा की गति जेट धाराओं में उच्च गति, आप समझ रहे हो ना, उच्च हवा की गति प्रदर्शित करती है। औसतन लगभग एवरेज इसकी जो स्पीड होती है 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा गर्मी में 50 किलोमीटर घंटा प्रति होती है। अधिकतम वेग आमतौर पर जेट धाराओं के शिखर और गर्त में होता है, और कभी कभी ये 300 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसमें लिखा नहीं है क्योंकि बेसिक तौर पर ये 120 के आसपास रहती है, 120 50 है ना, इतनी रहती है जेट स्ट्रीम। तो ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा है, मौसमी बदलाव। तो जेट स्ट्रीम से क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है। जेट धाराओं में स्थिति मौसम के साथ स्थिति बदलती रहती है। जो सर्दियों में हिमालय के दक्षिण ढलानों के साथ बहती है, हिमालय है, इसके दक्षिणी ढलान जो है यहाँ पर बहती है, और गर्मियों में भूमि तथा समुद्र गर्म होने से प्रभावित होकर ये उत्तर की ओर बहती है, यानी उत्तर नॉर्थ की ओर बहने लगती है। आप समझ रहे हो, अभी कहाँ है ये, यहाँ पर हिमालय के दक्षिण में। अभी कहाँ है, सर्दियों में हिमालय के दक्षिण ढलानों के साथ बहती है, समझ पा रहे हो ना। अभी कहाँ बह रही है, ये दक्षिण ढलानों की तरफ बह रही है, और गर्मियों में ये समुद्र से क्या करती है, हवाओं को प्रभावित करती है। आगे क्या कह रहा है, अब जेट स्ट्रीम की दो प्रमुख धाराएं होती हैं, ये भी जान लेते हैं, फटाफट इसको खत्म करते हैं, है ना। दो धाराएं होती हैं, एक उष्ण कटिबंधीय जेट धारा है ना। जेट धारा दोनों गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव पेटी के उत्तर में स्थित है, और ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर रहती है। तो कहाँ रहती है, 30 से 35 डिग्री उत्तर में भी और साउथ में भी। ये ग्लोब, अगली के बारे में क्या कह रहा है, इसके पश्चिम से पूर्व की ओर अधिक नियमित परिसंचरण होता है, और यह पृथ्वी के घूर्णन द्वारा निर्मित होती है। जैसे पृथ्वी घूमती रहती है तो ये भी अपना निर्माण करती है। अब अगली क्या कर रही है, दो मैंने बताई। अब ये दूसरी क्या है, मध्य अक्षांश में ध्रुव के जेट स्ट्रीम होती है, ध्रुव के आसपास, जो ध्रुवीय ध्रुव होता है उसके आसपास रहती है। आप सभी को पता है ध्रुव क्या, नॉर्थ और साउथ पोल, ये आपको पता है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये क्या कह रहा है, मध्य अक्षांशों में क्या होता है, ये धाराएं क्या होती है, ध्रुव पर ठंडी वायु राशि को उष्ण कटिबंधीय गर्म, जो ये गर्म लिखा हुआ है, शायद गलत हो गया है, शायद गलत लिखा हुआ, गर्म वायुधारी को क्या करती है, अभिसरण क्षेत्र के ऊपर बनाती है। आमतौर पर यह 40 से 60 डिग्री के बीच में बहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है। ये किस बीच चलती है, ये चलती है 40 से 60 डिग्री। ये कहाँ चलती है, 40 से 60 डिग्री के बीच में, ये यहाँ चलती है और ये यहाँ चलती है। इन दोनों में अंतर पता लगा, एक तो चल रही है कहाँ पर 30 से 35 डिग्री, और एक चल रही है 40 से 60 डिग्री के बीच में चलती है। इन दोनों में यही अंतर होता है, और यही आपको जानना है, और यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया, एक क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध क्या कह रहा है, 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में बहती है, और ये क्या कह रहा है, 40 से 60 डिग्री के बीच में बनी है, यानी उस बीच बहती है। यह जेट धारा है, पूर्व दिशा में चलती है, और क्या करती है, ये वही अपने पूरी जेट स्ट्रीम क्या करती है, पूरे टेम्परेचर को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक मैंने करा दिया जेट स्ट्रीम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जितने लोगों को नहीं आया दोबारा से वीडियो देख लेना, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी बुक को उठाओ। बुक को नहीं उठाओगे तो मैं कितना भी पढ़ा लूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बुक को उठाओ, बुक को उठाओ।
बुक नहीं उठाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर अब भी समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक मैप के थ्रू समझा दूंगा, ग्लोब लूंगा, ग्लोब में आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा। अभी मैंने जो ये पढ़ा है ये केवल भारत के मानसून पर पढ़ा है, इंडिया के क्लाइमेट पे पढ़ा है। अभी वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में आपको समझाऊंगा, तब मैं पूरे ग्लोब के आधार पर इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बेसिक बेसिक चीज़ें आप समझ लो, उसके बाद आपका इंटरेस्ट इसमें क्रिएट होने लगेगा। फिर धीरे धीरे जैसे ये टॉपिक मजबूत होता रहेगा, मैं आपको और अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी तो समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम से सारा समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर ऊपर से बता दो, ठीक है, कोई बात नहीं। कौन सा जेट स्ट्रीम बताना है, कौन सा बताना है, बस इतना बता दो मुझे। कौन सा बताना है, जल्दी बताओ रंजीता। देखो मैं पूरा समझाता हूँ। ये मानसून है, भारत का मानसून है। ये मानसून ऐसे चल रहा है, एक धारा यहाँ से निकलती है मानसून की। जेट स्ट्रीम क्या होती है, जेट स्ट्रीम क्या करती है, ऊपर चलती है। ये बात तो आपको समझ में आ गया ना, जेट स्ट्रीम का नीचे कोई रोल नहीं होता। जेट स्ट्रीम की जो हाइट होती है लगभग 8 किलोमीटर से ऊपर होती है। ये बात आपको समझ में आई। इसकी हाइट कितनी होती है, 8 किलोमीटर से ऊपर होती है। ये लिखा हुआ ना, आमतौर पर ये 10 से 15 किलोमीटर के बीच की ऊंचाई पर, यानी कि ये नीचे काम नहीं करती है, ये हाइट पर काम करती है, ऊपर काम कर रही है ना। ऊपर काम कर रही है कितने किलोमीटर पर, 10 से 15, लेकिन एवरेज इसकी लगभग 8 किलोमीटर होती है। ये शायद इसमें अपडेटेड नहीं है, 8 किलोमीटर कर लेना, 8 से लगभग 15-16 किलोमीटर तक ये रहती है ना। तो ये जेट स्ट्रीम बड़ी तेजी से चलने वाली हवाएं होती है। इसकी मैक्सिमम जो आप देखेंगे, मैक्सिमम जो इसकी हवा का क्षेत्र होता है वो बहुत तेज होता है, लगभग बहुत लंबा क्षेत्र होता है। ये बहुत लंबे एरिया को भी कवर करती है, 10 से 15 किलोमीटर, है ना। और 6 से 9 मील के बीच में ऊंचाई पर ये काम करती है। और इसका पूरा का पूरा जो प्रभाव पड़ेगा, 8 से 13, हाँ जो भी 8 से 13 कर लो, यानी 15 के आसपास रहती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप देखेंगे। मैं आपको बता दूं इसको क्यों फिक्स नहीं है, क्योंकि आपको बताता हूं। जैसे कि क्या है ना, ये ग्लोब है, तो यहाँ पर इनकी जो हाइट होती है ना, यहाँ इनकी हाइट बढ़ जाती है। यहाँ पर ये 15 किलोमीटर तक होती है। जो बीच में होती है ना, ये बीच में 0 डिग्री के आसपास इनकी जो हाइट होती है वो 15 किलोमीटर तक होती है। और जैसे जैसे ये ग्लोब की तरफ जाते हैं तो इसकी हाइट क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, लगभग बन जाती है 8 किलोमीटर के आसपास, है ना। ऐसे ही रहती है ये, ऐसे। क्योंकि ये घूम घूम रही है ना, अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। अर्थ क्या कर रही है, ये घूम रही है। ये घूम रही है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है और यहाँ पर इसकी हाइट क्या होती है, कम होती है। इसलिए एवरेज हाइट इसमें आपको बताई जाती है लगभग कितनी, 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ये बनी रहती है। ठीक है, ये एवरेज हाइट है। अभी मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा आपको, वही फोटो दिख रही होगी। और मैं चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग क्लास समाप्त होने की स्थिति पे है, तो क्यों सेटिंग को आउट करूँ, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना। और ये याद रखना, अभी थोड़ा बहुत डाउट है, अभी मैं मैप लेकर आऊंगा ना, तब आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा रंजिता। जितने लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है ना, उन लोगों को मैं बहुत अच्छे से अभी समझा दूंगा। अभी तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जब मैं जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा ना पूरा, जब पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, पूरे ग्लोब वाला, तब ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको कि कैसे कार्योलिस बल प्रभावित करता है, कार्योलिस बल है क्या आखिर, है ना। ये सारे टॉपिक अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी तो बेसिक बेसिक चीज़ें भारत के क्लाइमेट के बारे में आपको करा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कुकिंग क्लास चल रही है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मिलते हैं 2 बजे। 2 बजे मिलेंगे, जितनों के आंसर रह गए हैं तो 2 बजे वाली क्लास में हम सभी के आंसर चेक कर लेंगे। तो मिलते हैं 2 PM पर। 2 PM पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। और डेली क्लास में रहा करो। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत करीब है, बहुत करीब है। तो फटाफट आप लोग तैयार रहना।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बजे मिलते हैं सभी लोग। आप सभी का धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक कर देना। इतने लोग क्लास में आते हैं और केवल गिनती के लाइक कर रखे हैं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं 2 बजे।